जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, तो अगर कोई बात हो जाती कि उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कभी भी कोई भी बिल या लॉ टेबल नहीं हुआ, कभी ने कोई उस पर पॉइंट आउट नहीं किया, किसी सूबे ने उस पर रिजर्वेशन शो नहीं की कि 18वीं तरमीम में वो कौन सी चीज़ें थीं जो सूबे कहना चाह रहे थे कि ये वफाक के वापस जाना चाहिए, या वफाक ने कभी पॉइंट आउट किया हो कि ये इसका वफाक का राइट इफेक्ट हुआ है 18वीं तरमीम से। ये कभी नहीं आया किसी के सामने, किसी लॉ के फॉर्म में, किसी पॉइंट पे इसलिए नहीं आया। लिहाजा हम सारे यही कह रहे हैं कि जो सूबों को मिनिस्ट्री डिवाल्व हुई हैं उसको आप रोल बैक ना करें। NFC अवार्ड से रिलेटेड कानून साजी 1973 से आज तक उसमें चेंजेस नहीं हुई, और उसमें ये बावर कराया गया था, यकीन दहानी सूबों को कराई गई थी कि कभी भी एक फाइनेंस अवार्ड प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें इंटैक्ट हो, इससे वफाक सफ़र हो जाएगा, इकाइयाँ सफ़र हो जाएगी, इसलिए हम समझते ज़रूरी है कि ऐसा ना हो। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस पार्लियामान के पास ये इस्तिकाक नहीं है कि ये आइन में, क्योंकि जो बड़ा संजीदा मसला है कि इसमें तरमीम करे, इनको तरमीम करने का कोई हक़ नहीं है, आवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा इनके पास कोई हक़ नहीं। इन्होंने मेजॉरिटी भी अगर पूरी की है तो दो तरीक़ों से पूरी की है। एक, हमारे पास 91 सीटें थीं जिस वक्त हम असम्बली में आए और हमने वोट उठाया, 3 सीटें इन्होंने हमसे ले ली हैं कि रिकाउंटिंग करा के ले ली, बाकी फिर 8 सीटें इन्होंने हमसे ले ली है उसमें कि कन्वेक्ट करवा करके डिस्क्वालीफाई करा के ले ली है। इसी तरीके से हमारी 78 रिज़र्व सीटें थी, वो 78 रिज़र्व सीटें ले ली, और इसी तरीके से इन्होंने अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी की है। तो ये ईवान का इस्तिकाक मजरू हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 238, 239 में और 240 को अगर आप देख लें तो ईवान में उस वक्त तक आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते जब ये सब कुछ आप कंप्लीट तरीके से ना हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हम नहीं समझते इनके पास कोई ऐसा इस्तिकाक है कि ये तरमीम करे। नहीं, PTI ने अनाउंस किया है कि अगर 27वीं 26वीं तरमीम के लिए भी हमारे यही कहा था कि जो वकला तहरीक होगी और वकला तहरीक को हम फुली सपोर्ट करेंगे, और पहले भी वकला ने लॉन्ग मार्च से रब्ता उस वक्त में जब इफ्तियार चौधरी साहब थे और उनकी जजेस की रिस्टोरेशन थी, लेकिन 18वीं तरमीम हुई, उस पर भी लोगों को इतराज़ात थे। फिर 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हुई, 20वीं और 21 तरमीम आई जिसमें से मिलिट्री कोर्ट्स बने और मिलिट्री कोर्ट्स में 2 मरतबा एक्सटेंशन हुई, वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो वकला ने जो तहरीकें उस वक्त चलाई थी हम उसका हिस्सा थे, अभी भी उसी तरीके से होंगे, और हमने कोर्ट में फाइल की। और हम सारे यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट समझनी चाहिए थी कि वो 26वीं तरमीम का फ़ैसला कर ली थी। वो सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं तरमीम से जजेस पे मुश्तमिल जजेस थे वो उसको उसके सुन लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 26वीं तरमीम का अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ और 27वीं तरमीम आ रही है। इन्होंने 26वीं तरमीम जिस वक्त ये कर रहे थे तो इनिशियल ड्राफ्ट जब इस वक्त इनका आया तो उसमें 56 आर्टिकल में अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। बाद में हमारे पास इनका आ गया था तो 25 आर्टिकल में अमेंडमेंट करना ये चाह रहे थे। उसमें एक आर्टिकल में अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी का था, 6 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट JUI की तरफ से स्पॉन्सर था और 18 हुकूमत की थी। 18 हुकूमत की जो आर्टिकल्स में वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक थी। फॉर इंस्टेंस कि जी एडवाइज़र को बोलना चाहिए असम्बली में, या अगर गवर्नर ओथ ना ले तो चीफ जस्टिस उसको किसी को नॉमिनेट करे, ये कॉस्मेटिक किस्म की थी, किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। जो कंटेशियस इशू थे वो एक ये था कि चीफ जस्टिस के लिए 3 साल का तयन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया गया था, जजेस की कंडक्ट से रिलेटेड इख्तियारात उनको दिए गए थे, जुडिशल कमीशन को दिए गए थे, और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जब तक इलेक्शन कमीशन का सक्सेसर नहीं आता तो वो कंटिन्यू करेगा। ये 4 चीज़ें थी। अब ये वापस जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे जा रहे हैं। उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ड्राफ्ट हमारे पास आया था उसमें उन्होंने ये रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, जजेस की उम्र की मियाद होगी 68 ईयर्स, और साथ ही यही कहा था कि उसके 9 जजेस होंगे, 2 सूबों से लिए जाएंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। लेकिन पहली मरतबा जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो वज़ीर आज़म करेगा ना। अब कौन उसको एक्सेप्ट करेगा कि वज़ीर आज़म खुद जजेस को पिक करे और अपने हैंड पिक जजेस को अदलिया में बिठाएँ? पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमेशा ये इख्तियार चीफ जस्टिस इसका रहा है, और सिर्फ उसमें मैक्सिमम ये था कि वो सदर के साथ या वज़ीर आज़म के साथ कंसल्टेशन हो। इसलिए हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया ईवान के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरत है, ये अवाम की बुनियादी हक़ है कि आज़ाद अदलिया हो। ये 3 सतूनें एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस रखें। अगर आपका आज़ाद अदलिया ना हो तो जमहूरियत आपकी कभी फ़ाल मुस्तहकम नहीं होगी।
और जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम आपका नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये अवाम के लिए ज़रूरी है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ करे। देखिए, इलेक्शन कमीशन को आप इंडिपेंडेंट बनाएं और उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस ज़्यादा कर लें। ये जिस वक्त ये PDM की हुकूमत आई, द फर्स्ट थिंग दे डिड इज़ 2 लॉ में उन्होंने चेंजेस की थी। नंबर 1, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लॉ आया था इनको रिवर्स किया और नेब लॉ में चेंजेस कर ली कि 50 करोड़ से कम वो करप्शन का केस नहीं होगा। अगर वो लॉ होते और लोग मैंडेट लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होता तो जिस तरह न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन गया या सादिक खान लंदन में बन जाता है तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आ जाते और लोगों के पास अपने राइट बनते। खान साहब कुछ नहीं मांग रहे ज़ाती, वो उनका तो एक हम्बल ज़िंदगी वो गुजार रहे, लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। उनकी सारी स्ट्रगल यही है कि मेरा मुल्क बेहतर हो, जमहूरियत, आइन और कानून के लिए वो जेल में है। देखिए, खान साहब के 2 साल से ज़्यादा हो गए और हमने हमेशा से उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल किया कि आइन और कानून के मुताबिक खान साहब की हमने पिटीशनें फ़ाइल की है। आप लोगों को याद है कि 5 दिन के अंदर अंदर 3 सज़ाएँ उनको दी गई थी। 45 साल की सज़ा थी और ये बावर कराने की कोशिश थी कि लोग उनको भूल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के दिलों में है। हमने जब पहला केस फाइल कर लिया था तो ये अगस्त में कन्विक्शन हुई थी। दिलावर साहब ने उन केस में कन्विक्ट किया था जो तोशाखाना 1 से रिलेटेड था, जो कंप्लेंट फाइल हुआ था। और 22 अगस्त 23 को फिर हमारे पास उसमें वो उसकी जो कन्विक्शन थी वो ख़त्म हो गई थी और खान साहब को बेल मिल गई थी, लेकिन फिर उन्होंने साइफर के केस में अरेस्ट किया। साइफर और इद्दत वाले केस में जब कन्विक्शन हुई थी वो कन्विक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब अलकादर वाला केस है और तोशाखाना 2 का केस की जजमेंट आ रही है। हम यही समझते हैं कि अदालत हमारी केसेस लगाएं और वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करे तो खान साहब रिहाई इंशाअल्लाह ताला उनकी मुमकिन है। और हमेशा से हमने यही कहा है कि खान साहब की रिहाई आइन और कानून के ज़रिए से होगी और कोर्टों के ज़रिए से होगी, कोई डील के नतीजे में नहीं होगी। न पहले हमारी बात हो रही थी बड़े अरसा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना आज बात हो रही है, ना हुकूमत के साथ बात हो रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही थी। हम इस बात के ज़रूर ख्वाहां थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो। हमारा मैंडेट जब चोरी हुआ तो मार्च में खान साहब ने कहा कि आप डायलॉग करो और कमेटी बनाई। फिर उसके बाद हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करें, अगर कोई प्रपोज़ल आप लेके आते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। फिर कोई बात नहीं हुई। 26 नवंबर के बाद जब हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ और मई के बाद भी खान साहब ने इस तरह कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी जो कुछ होगा अदालतों के ज़रिए से होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करने जाऊंगा। मैं आज आया हुआ था एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट में। हमारा जो इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन केस है उसमें पेशावर इस लाहौर हाई कोर्ट में हमारी 2 पिटीशनें पेंडिंग है और बड़े अरसा से पेंडिंग है। वो लार्जर बेंच के सामने और 1.5 साल से उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करनी थी, एक दरख्वास्त देनी थी कि उनकी प्लीज़ काइंडली आप हमारी केसेस को लगा दें। उससे हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस आ रही है पंजाब में और दिसंबर में बलूचिस्तान में भी आ रही हैं। तो फिर हम पार्टी कैंडिडेट को कैसे फील्ड करेंगे और उनके बाद में ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि ये केस सुने और इन पर फ़ैसला हो। शाह महमूद कुरैशी साहब से अभी मैं मिलने जाऊंगा और वो बाकी जिस तरह आपने फरमाया वो लोग भी आए थे मिलने के लिए। मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे कि अगर कोई बीमार है और जेल में है और कोई उसकी इयादत के लिए आ जाए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। रादर देन हम उनको कहे कि आप मुझसे मिलने के लिए ना आए, लेकिन ये बात है कि ये कोई डील नतीजा नहीं होगा, न कोई बातचीत होगी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब किसी सूरत कोई ऐसी लाइन लेंगे जो खान साहब के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो। वो वी आर सो प्राउड ऑफ शाह महमूद कुरैशी साहब। उसने बड़ा बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। 2 साल आलमोस्ट जेल में हो गए और ये सख्तियाँ उसने पार्टी के लिए बर्दाश्त की है, नज़रिए के लिए बर्दाश्त की है। अगर कोई डील करना होता तो कब के बाहर हो चुके होते। इसी के साथ एक एडिशन भी कि अगर सुहेल आफरीदी पर यह साबित हो जाता है कि कोर कमांडर हाउस हमले में वो मुलविस है और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, सपोज जो भी डिस्क्वालिफिकेशन जिसमें हो सकती है, तो उस वक्त आपकी पार्टी का क्या लायामल होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक हम चला रहे हैं और तहरीक पहले भी हमारी चलती रही है और ख़ान साहब ने उसको अनाउंस कर लिया था, लेकिन
अब उसके बाद क्या एहतजाज करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, ये आज तक हमने जितने भी किए, हमने 8 बड़े जलसे किए थे, हमने एहतजाज भी किए थे, धरने भी दिए थे, हमने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट तक वाक किया, हाई कोर्ट तक वाक किए, इस्लामाबाद में कोई धरने दिए, लेकिन ये सारे टाइमिंग और खान साहब बताते रहे। अभी खान साहब की तरफ से हमारे पास कोई नवंबर में कोई एहतजाज शुरू करने का कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन जो खान साहब की हिदायत आएगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक बढ़ेंगे। और जहाँ तक सुहेल अफरीदी का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि इख्तियार वली साहब ने जो वीडियो आगे लोगों को चलाई है, मैं समझता हूँ ये उनके लिए मुनासिब नहीं था। और आप इश्तियाल अंगेज़ी से फरेज़ करते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, सारे लोगों की यही कोशिश है कि अपनी तलवार फ़िलहाल नियाम में रखें और हालात बेहतर होने के लिए तवज्जो दे और कोशिश करे कि ये हालात बेहतर हो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। ना ही वो तो कोर कमांडर हाउस की थी और नहीं वो कोई इश्तिहाल है, वो उनकी जो वीडियो थी उन्होंने ख़ुद अपने फेसबुक पे शायद लगाई थी और वो ज़मान पार की थी रादर देन कि किसी और जगह की हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे ख्याल कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए वो खान साहब के सामने है। खान साहब अपने क़ियादत से मुतमईन है, खान साहब पार्टी से मुतमईन है, खान साहब अपने पार्लियामेंटेरियन से मुतमईन है, खान साहब अपने सूबाई असम्बली के मेंबरान से मुतमईन है, खान साहब ILF से मुतमईन है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे स्ट्रगल में रिहाई के लिए जो हो रही है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा खान साहब मुतमईन में, हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है कि कोई रिहाई अदरवाइज़ कर ले, ना हम किसी बैरून मुल्क के ताकत के मुंतज़र है कि हमें कोई रिहाई दिला दे। हमने पहले दिन कहा था कि खान साहब की रिहाई पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक होगी। कोर्टों में गए हैं, कोर्टों से हम दरख्वास्त करते रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारे केसेस लगाएं। हम कह रहे हैं कि 23 लाख केसेस पेंडिंग है इस वक्त लोअर कोर्ट्स में, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है, 2,70,000 पंजाब में है। तो हमारे केसेस जिस तरीके से आप ट्रायल चलाते रहें, हमारे अपीलें भी उस तरीके से लगाएं। मैंने आपको कहा 3 केसेस में जो कन्विक्शन हुई वो सारे ख़त्म हो गए, ये केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस केस में इस वक्त खान साहब जेल में, इसमें 16 जनवरी को खान साहब की कन्विक्शन हुई है, अब नवंबर आ गया। जुडिशल पॉलिसी है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर उन पर फैसला हो। तो यही रीज़न है कि हम अदालतों को कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, हम इंसाफ के मुंतज़र हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, हमारे हाथ जो इंसाफ की चाबी आई है, आज तक कोई दरवाज़ा इंसाफ का खुला नहीं है, लेकिन उम्मीद हम लगाए बैठे हैं अदालतों से कि इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा।